Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम जनरल साइंस पनेशिया कोर्स करने लग रहे हैं। ये आपका बेनिफिशियल है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपका साइंस का पोर्शन किसी भी अगर एग्जाम में आना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके पहले मैंने आपको जनरल साइंस के ना कुछ सेट्स कराए हैं। आई गेस आपके वो 6 या 7 सेट हैं या आई गेस 11 है, एक बार देख लेना। वो सेट आपको करने ही है एनी हाउ इसको करने से पहले। और अगर आपको पूरी थ्योरी करनी है एनसीईआरटी पे बेस जो पूरी थ्योरी होती है या फिर अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक पूरा थ्योरी में मिला दिया गया है एनसीईआरटी के साथ मिला के। जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए एसएससी या एनटीपीसी के एग्जाम्स में उन सबको मिला के एक आपका जनरल साइंस का आपको कोर्स मिलेगा जिसमें पूरी थ्योरी है वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं टारगेटेड फॉर ग्रुप डी उनको कवर करने वाले हैं। और ग्रुप डी में देखो यार न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे क्योंकि आपका जो 2018 में एग्जाम हुआ था इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके 2018 वाले ग्रुप डी के अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। एएलपी वाला एग्जाम हुआ था। इवन आप अगर देखोगे ना तो एएलपी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ग्रुप डी में देखे गए दोबारा, यानी कि वो क्वेश्चन रिपीट हुए थे एएलपी वाले ग्रुप डी में। और अगेन ये यहाँ से आपके रिपीट होंगे अभी जो 2022 में होने वाला है, ठीक है। तो उनके डिटेल वगैरह अभी आपको समझना है बहुत अच्छे से। सारी की सारी चीज़ें जो भी कराऊंगा उनको तो आपको एनी हाउ करना ही है, ठीक है, कुछ किया हो या ना आपने अभी तक ना किया हो। ऑल राइट, एक बार कलर चेंज करता हूँ देखो। और इसके अलावा अभी आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन भी हुआ है ना, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, उसके भी जो अच्छे क्वेश्चन है साइंस के मैंने वो भी इंक्लूड किए हैं। तो बस शुरू करते हैं आज के सेशन को, ज़्यादा इधर उधर की बातें करेंगे नहीं। आपका सेट नंबर 1 है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ज़्यादा कार्य करेगा। अब जो आपका यहाँ पे इंग्लिश में उसे मैं हिंदी में भी समझाता जाऊंगा तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अ रेज्ड हैमर, अ बुलेट फायर्ड बाय द गन, यानी कि रेज्ड हैमर का मतलब क्या है, आपने आपका ये हाथ है, आपने इसमें हथौड़ा उठाया हुआ है, जैसे केजीएफ में उठाया था ना उसने अपना हथौड़ा, रॉकी भाई ने। तो खैर ऐसे आपने हथौड़ा उठा के हाथ में रखा हुआ है, फिर एक बुलेट आपकी गन से फायर हो रही है, या फिर आपका एक स्टोन है वो लुढ़कता हुआ चला जा रहा है, या फिर एक व्हील है जो कि आपका रोटेट करते हुए जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। बताओ किसके अंदर आपका सबसे ज्यादा वर्क किसके द्वारा किया जाएगा, काम किसके द्वारा किया जाएगा। एक बात समझना, जो वर्क होता है वो आपका एनर्जी के इक्वली होता है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से क्रिएट होगी। अब देखो अगर आपने एक हैमर को उठा के रखा है, कभी भी याद रखना आपके पास दो एनर्जी होती है मेनली। कौन कौन सी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल को शायद क्षैतिज बोलते हैं यार, एक बार देख लेना हिंदी में क्या क्या बोलते हैं इसको, समझना आप। जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। पोटेंशियल एनर्जी हो गया यानी कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने किसी हाइट पे रख दिया, सपोज करो मैंने इसे एक टेरेस पे एक कोई ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर छत पे जाके इस ऑब्जेक्ट को रखा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पता कितनी एनर्जी होगी, जितना इसका मास है, जो भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी लगने वाला है, जो कि हमारा कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है। या फिर अगर आपका ये किसी एक्सेलरेशन में होगा तो वहाँ पे ए का यूज़ कर लेते हैं। देन जितनी हाइट के ऊपर रखा गया, यानी कि अगर मैं इसे नीचे फेंकूंगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी ना। तो अब जब ये सबसे ऊपर रखा हुआ है ना टॉप पे, तो ये मूव तो नहीं कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मूविंग नहीं होता है तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब ये मूव करने लगेगा ना तो इसके अंदर कितनी एनर्जी पैदा हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को गिरा दूंगा ना, तो धीमे धीमे इसकी एनर्जी किस में चेंज होने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ये मूव करने लग गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। इतनी सी बात आपके दिमाग में घुस गई क्या। अब एक बात बताओ यार, यहाँ पे बेसिकली जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो एक बात बताओ, हैमर जब मैंने उठाया है तो उसकी जितनी भी वेलोसिटी हो, क्या वो गन की जो बुलेट होती है उससे ज़्यादा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर मैं स्टोन की बात करूँ, स्टोन का वेट तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है आपका बुलेट से। लेकिन जो इसकी स्पीड है, अब ये आराम से एक पत्थर लुढ़कता हुआ जा रहा है, उसकी स्पीड आपका बहुत ज़्यादा छोटी होगी स्टोन की एज कंपेरेटिव टू बुलेट, आया ना। तो जब भी आप देखते हो ना, कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए ज़्यादा काम कौन करेगा, और आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हों, ये क्वेश्चन ना 2 बार रिपीट हो चुका है। एएलपी में भी ये सेम क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन सेम आपका ग्रुप डी में भी आया है। तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी होगी ना, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी देखो किसके अंदर है, इसके अंदर है ना। जबकि मास का कंपैरिजन करोगे तो मास कहीं ना कहीं, अब अगर हैमर की बात करूं, सपोज करो हैमर आपका 2 kg का है, आपका स्टोन एक 500 ग्राम का है, और आपका व्हील जो है वो 5 kg का है।
तो बुलेट कहीं ना कहीं आपकी ये 200 ग्राम की निकल के आएगी। यानी कि वेट आप देख रहे हो 5, सबसे ज्यादा जिसका वेट है वो 5 kg का है, और बुलेट का वेट 200 ग्राम बोले तो 0.2 kg का है। कंपैरिजन देख रहे हो इतना है। लेकिन जब वेलोसिटी का कंपेयर करोगे ना, अगर हैमर जा रहा है आपका 1 मीटर पर सेकंड से, तो आपका बुलेट जाएगी यहाँ पे कितना, आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आपका 500 मीटर पर सेकंड से भी जा सकती है। तो ये देखो सीधा 500 टाइम्स हो रहा है ना। जबकि अगर आप इसका इससे कंपैरिजन करोगे कितना ही ज़्यादा है, ये आपका मुश्किल से मुश्किल कितना 50 टाइम्स ज़्यादा है। ये 50 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे देखो इफेक्ट सीधा 500 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो ऑफ कोर्स काम कौन ज़्यादा करने वाला है, जो बुलेट फायर की गई है गन से। तो जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो समझ आया कि नहीं आया, ये रटना नहीं है पॉइंट्स को, जो भी आपको कॉन्सेप्चुअल बातें बताऊंगा उनको ध्यान में रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे मेन एग्जाम में जाके, ठीक है। चलिए खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अच्छा, अभी मैं आपको आज की क्लास में तो कुछ न्यूमेरिकल्स ही कराने वाला हूँ। अगले वाली क्लास में आपको कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, किसी दिन आपको मैं केमिस्ट्री क्वेश्चंस कराऊंगा, किसी दिन बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सिनारियो चलेगा। काफी बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत थी, तो अभी हम न्यूमेरिकल्स वाला ही कर रहे हैं सेशन। क्या है, एक फोर्स है 20 न्यूटन की, जो कि एक ऑब्जेक्ट को 2 मीटर से डिस्प्लेस कर देती है, और काम कितना करता है ये, 20 जूल का काम करता है। तो पूछ रहा है एंगल कितना बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अब आप कहोगे सर ये ग्रुप डी में आता है क्या। हाँ भाई, ग्रुप डी के ये 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रुप डी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स के और रीजनिंग के भी, ठीक है। साइंस के तो अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना जिसने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है। खैर, अब देखो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं ना, क्या बोला मैंने, वर्क डन। तो ये वर्क डन इक्वल टू होता है आपने जितनी भी फोर्स लगाई है, क्या किया आपने, जितनी भी फोर्स लगाई मल्टीप्लाइड बाय जितना भी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे बात किसकी की जाती है, डिस्प्लेसमेंट की। आपको ये तो पता ही होगा, अगर मैंने कहा यहाँ पे कुली है, ये कुली है, ये अपने ऊपर सिर पे कुछ बोझ उठाए लेके जा रहा है। तो जब ये बोझ उठा के लेके जाता है ना, तो इसका वर्क डन क्या हो जाता है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आ गया, तो इसका वर्क डन कितना होगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका इस केस में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये 100 मीटर गया और 100 मीटर वापस आके सेम पॉइंट पे खड़ा हो गया, यानी कि इसने डिस्टेंस तो कवर करी है 200 मीटर की, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो का जीरो ही रह गया, है ना। फाइन, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये याद रखना, कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये होता है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में, और फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे, ये ना 100 मीटर जाके दूर खड़ा हो गया, तो उसने कितना वर्क डन किया, तब भी इसका जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और आप देख रहे हो इसने ऊपर जो बोझा उठा के रखा है ना, वो किसमें है, यानी कि इसका फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है। इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और एक बात बताओ, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है जीरो। इसलिए इसका जो पूरा वर्क डन हो गया ना, वो जीरो हो गया। नाउ इस क्वेश्चन में देखो, आपका फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, तो 20 लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर का, तो 2 मीटर लिख दिया। बोल रहा है कि वर्क डन आपका 20 जूल का हुआ है, तो यहाँ पे 20 जूल लिख दिया, इक्वल टू में मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे cos थीटा। थीटा आपका वो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा मेरा कितना आ गया, 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो जाए 60 डिग्री, ठीक है। जब थीटा 60 डिग्री होगा तब कॉस थीटा होता है 1/2। ये वैल्यूज तो पता है ना। अगर मैं बोलता हूँ कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ, चलो कमेंट करके बताना ये कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है। अगर नहीं पता है तो साइन कॉस की तो वैल्यू एटलीस्ट याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, पोर्टर रेज 12 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड पुट ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर अबव फ्रॉम सरफेस ऑन हिज हेड, कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो यहाँ पे वही चीज है मैंने जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी। अब एक बात समझना, यहाँ पे आपके सामने गिवन क्या क्या है। देखो यहाँ पे आपके पास उस ऑब्जेक्ट का वेट दे रखा है। मैंने ऊपर क्या बताया था, वर्क डन इक्वल टू क्या बोला था ऊपर आपसे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब आपको यहाँ पे फोर्स गिवन होगी, डिस्प्लेसमेंट पता होगा, तभी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा पाओगे। लेकिन देखो इस वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है। देन आपको ये बोला है कि इसने अपने ऑब्जेक्ट को इतना ऊपर अपने सर पे रख लिया, यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या पता है, हाइट पता है ना। किस, अब देखो जैसे ये आपका एक पोर्टर है, पोर्टर का मतलब वही समझ लो कुली, सामान ढोने वाला जो होता है। ये कुली है, इसने सामान को उठा के यहाँ पे रख लिया। कितनी इसकी हाइट हो गई, 1.5 मीटर की।
और जो ऑब्जेक्ट है वो है 12 केजी का। एंड क्या बोल रहा है, आप बताओ इसने कितना कैलकुलेट, इतना वर्क डन कितना किया। अब मैंने आपको बताया था वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, मोशन में नहीं है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो यहाँ पे m इंटू जी कितना ले लूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच कितना हो गया, 1.5 मीटर ऊपर है ना, कैलकुलेट करो कितना आएगा, 15 इंटू 12 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 180 जूल। ठीक है, क्योंकि ये 15 हो गया, 12 हो गया, 12 इंटू 15 आपका 180 होता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन ट्रेवल्ड 4000 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन इज 20,000 जूल, तो बताओ मैंने फोर्स कितनी अप्लाई करी। अब देखो इसमें अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, बताया था ना मैंने आपको, आया ना, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखो यार यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब एरोप्लेन ट्रैवल करता है ना, तो अगर एरोप्लेन इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो इसका वर्क डन भी सेम डायरेक्शन में होता है ना, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका फोर्स लगाया, सॉरी जो फोर्स लगाएगा एरोप्लेन वो भी सेम डायरेक्शन में ही तो लगाता है। अगर इस डायरेक्शन में उड़ रहा है तो डिस्टेंस भी इस डायरेक्शन की होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन का होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और आपको पता है कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, तो वहां पे आपका वर्क सीधा आप लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या इतनी सी। अब बोला है कि जो टोटल वर्क डन हुआ है वो 20,000 जूल का है, और आपको फोर्स नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, अगर मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट से यहाँ पे सीधा चलता जा रहा है, मैं 4000 मीटर की डिस्टेंस चली है, तो अगेन ये आपका सेम डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। मैंने ये तो बोला नहीं कि वो मुड़ के वापस कहीं आया है। अगर मुड़ के, अगर मैंने ये बोला होता ना कि वो 2000 मीटर चला के बाद में वापस आ गया 2000 मीटर, टोटल उसकी जो डिस्टेंस है वो तो 4000 मीटर हो जाती, लेकिन यहाँ पे फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना बनता, डिस्प्लेसमेंट बनता जीरो। लेकिन इस केस में वो सेम डायरेक्शन में ही चलता चला जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगेन 4000। तो यहाँ पे आ जाएगा 4000। ठीक है, ये जाएगा आपका कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो मेरी फोर्स कितने न्यूटन की लगा दी मैंने, 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी। अरे बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो पता होना चाहिए कहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। क्लियर है, बात दिमाग में क्लियर होगी। अगला वाला क्वेश्चन देखो यार, ये वाला और भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है यहाँ पे एक बार, अरे यार कहाँ चला गया इसका पेन। देखो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड। ठीक है, वो पूछ रहा है कि जो बेसिकली आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या होती है। मैंने आपको क्या समझाया था, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ऊपर कोई यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी, लेकिन जब ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है, यानी कि किसी हाइट पे रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। इतनी सी बात बताई थी। लेकिन जब भी आपसे बोला जाए ना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये याद रखना कि जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अब जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जाऊंगा ना, सपोज करो मैं इस बिल्डिंग के ऊपर रखने जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे उठा के यहाँ पे खड़ा हुआ, और मैं धीमे 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 स्टेयर्स को चढ़ते हुए ऊपर गया, फिर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसको ऊपर ले जाते टाइम मैं जो नीचे ग्रेविटी लग रही है ना, ग्रेविटी के अपोजिट मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ ना ग्राउंड से, तो इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना इससे कि प्लेसिंग इट ऑन द ग्राउंड ऑफ अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि हम इसे ऊपर से लाके नीचे रखते हैं ना, वो नहीं होता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हम इसे ग्राउंड से उठा के ऊपर किसी हाइट पे लेके जाते हैं, लिफ्ट करके लेके जाते हैं, लिफ्ट मतलब होता है उठा के लेके जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है जरूरी है ना हो, मतलब लिफ्ट में लेके जाओ ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना हिंदी मीडियम वाले बच्चों। क्लियर, इतनी सी बात। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स कोई मतलब नहीं है, कीपिंग इट एट द सेंटर कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना ये ए और डी में बहुत कंफ्यूजन होता है, डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। यानी कि आप ग्राउंड से उठा करके इसे किसी पॉइंट पे लेके गए जो कि ग्रेविटी के अपोजिट है। ठीक है, इसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से देखो, थोड़ा सा नीचे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये यहाँ पे क्या
यहाँ पे क्या बोला है आपसे, द वर्क डन टू इंक्रीज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड बाय अ कार ऑफ 800 केजी इज। यानी कि आपने अगर किसी कार जो कि जिसका वेट कितना है 800 केजी का है, अगर हम इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर देते हैं तो कितना वर्क डन होगा। अब मैंने आपसे क्या बोला है, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है। जब आप यहाँ पे देख रहे हो स्पीड यानी कि वेलोसिटी की बात की जा रही है ना, स्पीड या वेलोसिटी काइंड ऑफ सेम ही होते हैं जब तक डायरेक्शन ना दी जाए। डायरेक्शन आ जाएगी तो वो वेलोसिटी कह दिया जाता है, डायरेक्शन अगर नहीं होगी उसके अंदर तो उसे स्पीड बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपके पास मैं बात करता हूँ मास है, आपके पास में वेलोसिटी है, तो कौन सी एनर्जी आती है हमारे सामने, काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यानी कि ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया या फिर स्पीड हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि पहले जो स्पीड थी ना वो आपकी 5 मीटर पर सेकंड थी। सपोज करो मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि v1 आपका 5 मीटर पर सेकंड था और आपका जो v2 था वो 10 मीटर पर सेकंड था। नाउ ये है आपका V2। नाउ V1 V2 आपको गिवन है, अगर मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो होगा ना वही तो आप वर्क डन करोगे, क्योंकि पहले 5 था अब 10 पे लेके जाना है। तो अब जो वर्क डन होने वाला है जिसको मैं W लिख रहा हूँ ये इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम V2² माइनस का हाफ mv1²। अरे यही तो होगा, राइट। तो यहाँ से आप हाफ एम को कॉमन ले लो, V2 का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर कितना 100 और आपका ये 5 का स्क्वायर कितना 25। तो कितना आ जाएगा ये अपना 1/2 इंटू मास कितना है आपका 800 केजी का मल्टीप्लाइड बाई 25 चला जाएगा 75 बचेगा। ये आ जाएगा 400, 75 इंटू 400 कितना हो जाएगा देखो, ये आएगा आपका, ये देखो ये जो भी हमारा अभी आंसर आएगा किसमें आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। और देखो ऑप्शंस किसमें दे रखे हैं, किलो जूल में, यानी कि आपका 1000 तो अलग आ जाएगा, राइट। 30,000 आएगा, 30,000 बोले तो 30 इंटू 1000 यानी कि आपका ये 30 किलो जूल राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 7th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर। अब देखो जब भी आपके सामने दिखेगा हाइट से नीचे फेंक रहा हूं ना, वर्क डन पूछा हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दी गई है आपको, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, mgh लगाओगे, जो कि आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इसी एनर्जी में आपका यहाँ पे वर्क डन हो रहा होगा। अरे हाँ या ना। मास कितना है आपका, देखो यहाँ पे मास है 1 kg का, हाइट कितनी है यहाँ पे आपकी 30 मीटर की है, हमें यहाँ पे स्मॉल जी यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 110 का लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 300 जूल आ जाएगा। बहुत ही ईजी है कि नहीं है। तो न्यूमेरिकल से डरा मत करो, बस ये पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, पर्सन पिक्स अप 20 kg ऑफ गुड्स एट 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड कीप्स इट ऑन हिज हेड, वर्क डन बाय द पर्सन इज। अब देखो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, क्या पूछा है यहाँ पे इसने, एक पर्सन है उसने 2 मीटर की हाइट के ऊपर कुछ सामान को उठा लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, लेकिन आपको दिख रहा है ना सीधा, ये आपका मास गिवन है, ये आपको हाइट गिवन है ग्राउंड के ऊपर। तो वर्क डन क्या हो सकता है, वर्क डन आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाला ही तो लगेगा, यानी कि 20 × 2 इंटू हाइट या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना लोगे, अगेन 10 ले लो, तो कितना आ जाएगा ये आपका 400 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है, बाकी फॉर्मुलेज ना वही घिसे पिटे हैं जो आपकी हमेशा लग रहे होते हैं। अभी हम बेसिकली इस वाले सेशन में वर्क को लेकर के जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं ना आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ग्रुप डी में, या फिर आपका एएलपी हो गया या टेक्नीशियन हो गया, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होने होते हैं ना वो आपस में ही रिपीट होते रहते हैं। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज कराऊंगा, अभी वर्क के कर रहे हैं, देन इसके बाद हम करेंगे पावर के, ठीक है। तो खैर अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। नीचे आते हैं पहले तो, ये देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, अ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg रेस्ड 10 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस ऑफ अर्थ, देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे उसने, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगी। इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो आप लोग पॉज करो और आंसर बताओ। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कि आप ग्राउंड से अपोजिट जा रहे हो ना तो कितना आपको यहाँ पे पी लग रहा है, यानी कि mgh लग रहा है, उसकी वैल्यू होती है। तो एक बार ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये mgh होता है ना, W इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है, ठीक है, या फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी की बात करें वो mgh होगा।
मास कितना है 1 केजी का, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है 9.8 ले लो तो 9.8 ले लिया। हाइट कितनी है भाई 10 मीटर अबव है तो 10 ले ली। ये कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। बट मुझे ये बताओ ये आपका पॉजिटिव का 98 जूल आएगा या फिर नेगेटिव का 98 जूल आएगा? यही इस क्वेश्चन की खासियत है, क्योंकि इन्होंने जब भी बोल दिया ना ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में भी क्या समझाया था, ये अपोजिट जा रहा है। जब अपोजिट जाता है ना कोई, तो वहां पे हम माइनस साइन का यूज करते हैं, याद रखना हमेशा। आपसे अगर कभी भी बोला जाए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, ग्रेविटेशनल आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसमें हमेशा आपको बोलना है कि वो आपका माइनस साइन में आएगा। अब कई बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो सर इन्होंने फोर्स पूछा है, आपने ये वर्क का फॉर्मूला क्यों लगा दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स जब बोला है ना, तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी को ही डिनोट करता है, अलग से कोई फोर्स को डिनोट नहीं करता। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है? शब्दों से वो खेलेगा, शब्दों में आपको फंसना नहीं है। क्लियर है? 10th वाला क्वेश्चन देखो अब। ये है, अब एक बात और, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगेन ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, 2018 में आया था। तो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे घुमा फिरा के। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अ मैन रेज 20 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड पुट द ऑब्जेक्ट 2 मीटर अबव। अरे ये तो सेम क्वेश्चन ही है ना, 20 सीधा कर दो अब तो इसको, 20 इंटू 2 इंटू 10 ले लो, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। क्या है कि क्वेश्चन ही रिपीट हो गया ये वाला। तो देखो अगला वाला क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क डन विल बी। अब मैंने आपको बताया था ना वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अब देखो इसने क्या बोला है कि जो आपका फोर्स है ना वो डायरेक्शन सॉरी जो आपका डिस्टेंस मूव कर रहा है ना, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के सेम ही है, यानी कि सेम अगर आपका डायरेक्शन है तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो ये तो पूरा 1 बन गया। फोर्स है 1 न्यूटन की, यहाँ पे 1 मीटर चल रहे हो आप, कितना आपका यहाँ पे वर्क डन होगा 1 जूल का ही होगा। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो इसमें क्या बोला है, वर्क डन बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म होल्डिंग 10 केजी सूटकेस। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक मैन खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर और 10 केजी का इसने सूटकेस लिया हुआ है। क्या ये किसी हाइट के ऊपर है? नहीं है, हाइट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ पे आपसे एमजीएच वाला कॉन्सेप्ट तो पूछ ही नहीं रहा है। कई बच्चे जब यहाँ पे मास देख लेते हैं ना तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे हमें शायद एमजीएच लगाना होगा। याद रखना कब यहाँ पे आपको एमजीएच लगाना है, कब नहीं लगाना है। क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे, अब ये अगर मैं यहाँ पे सूटकेस लेके खड़ा हुआ हूँ, क्या मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेरा कितना होगा, 0 होगा ना, क्योंकि मैं लेके खड़ा ही हुआ हूँ एक ही जगह पे। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पे मेरा F इंटू डी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो मेरा पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 जूल का हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, 9.8 इंटू 10 करा देते हैं सीधा, तो उनका 98 आ जाता है, उसको वो करेक्ट करके आ जाते हैं। ऑप्शन भी देखो, क्वेश्चन फ्रेम करने वाला ऑप्शन भी सारे ऐसे ही देता है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। कई लोग क्या करते हैं, सीधा 10 इंटू 10 करके 100 दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जी अगर हम 10 ले लेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं, जल्दी जल्दी करोगे, बट क्वेश्चन समझा करो बोल क्या रहा है। खैर 13th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपका क्या बोला है, एक 4 केजी का ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, स्पीड है इसकी 5 मीटर पर सेकंड की। अगर इसको अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड करानी है तो बताओ अमाउंट ऑफ नेटवर्क क्या लगेगा, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंच जाए। अब देखो वही चीज़ है ना, सेम टू सेम क्या करोगे इसमें, आप सीधा हाफ इंटू एम इंटू वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, यही करेंगे ना, वही तो है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है हमको। बस 1/2 इंटू आपका मास कितने का है, 4 केजी का है, V2 कितना है आपका 100 माइनस का अगेन ये 25 है, तो ये सीधा सीधा आपका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 75 150 जूल, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, सिंपल सा है। चलो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। 14th वाला क्वेश्चन बताओ ये इसका आंसर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है, पॉज करके देख लो। 15th वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क करना है, ठीक है? बहुत ही देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, देखो ग्रुप डी में भी यार ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट से उठा रहे हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट वाले भी मिलेंगे, तो इनको भी सीखना है। खैर अब देखो ये वाला क्वेश्चन 16th वाला बताओ कैसे करोगे, ईजी है कि नहीं? हाँ, सीधा यहाँ पे देखो, अब आपको एम ही तो लगा देना है। वेट इसने दे दिया 120 न्यूटन। अच्छा एक बात समझना, जब भी मैं आपको वेट देता हूँ, वेट का मतलब ही होता है, ये देखो, जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने आपको वेट दे दिया, इसका मतलब मैंने आपको mg का मल्टीप्लिकेशन दे दिया। मास इनटू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, उसको ही वेट बोला जाता है, ये बात आप लोग याद रखना हमेशा, ठीक है?
अरे दिमाग में ये वाली बात समझ आती है क्या कि वेट क्या होता है आपका मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और अगर आपको अकेला मास दिया होगा दैट मीन्स वो अकेले m की वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे mg की वैल्यू दी गई है 120, हाइट दी गई है 2, तो सीधा आंसर हो जाएगा 240 जूल का। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना ऐसी चीजों में। अगला वाला देखो, अब देखो यहाँ पे ना दो क्वेश्चन बने हैं सीधे सीधे यहाँ से कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और एक आता है आपका एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। मुझे बताओ इन दोनों का आंसर क्या क्या होना चाहिए, कि एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहा जाता है और आपका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इसको क्या बोलते हैं। ये दोनों चीजें भी आप क्या करोगे भाई, कमेंट करके बताओगे। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, जैसा जो आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस आती रहेंगी। एंड वीडियोस को शेयर करते रहना, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, अगर आपको ना पता हो अपने आप से कर देना। अगर चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी तो हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। दूसरी बात कि इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है क्लासेस की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। सेम लोगो है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बस एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।